हमने जैसे आप सभी को पता है कि 9th क्लास का मिड टर्म का एग्जामिनेशन चल रहा है और आपने मैथ का एग्जाम दे दिया। मैथ का बहुत अच्छा एग्जाम है, आपने देखा भी और आपने जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम था उसने आपने देख लिया। अगला जो पेपर है 27 तारीख को आपका पेपर है भाई एसएसटी का। एसएसटी में जैसे आपने हिस्ट्री का 2 चैप्टर आ रहा है, पहला आधुनिक चरवाहे की क्लासेस अपलोड हो गई, दूसरी क्लासेस फ्रांसीसी क्रांति के होगी और इसके बाद आपका हम चलेंगे ज्योग्राफी की तरफ, उसका चलेंगे सिविक्स की तरफ, पॉलिटिकल की, इको की। तो आपकी एग्जाम 27 तारीख से पहले एसएसटी का अपना सपना 95 प्लस अपना सपना 95 अपना, समझ में बात, सपना अपना 95 अपना, ठीक है। इसको लेके चलना आपका और कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए इज्जत से पढ़ें, एकदम तसब्बुर के साथ, एक एक चीज पता चलेगा, ठीक है। सलमान खान का कॉपी मिल जाएगा पर इस नोट्स का कॉपी नहीं मिलेगा, ध्यान से देखें, ठीक है भाई। जिसको जहां पे दिक्कत होगा वहीं पे मेरे को रोक के बोलेगा सर ये समझाने का नहीं समझ में आने का। चलिए, हाँ, चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मध्य वर्गों के द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला में झकझोर दिया था, बिल्कुल हिला के रख दिया था। भाई हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। लोगों ने राजशाही का क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुता और समान के विचारों को सामने रखा। क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 14 जुलाई 1789 को बस्तिल के किले से हुई थी। बस्तिल के किले में सभी नफरत करते थे क्योंकि बस्तिल का किला सम्राट का निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, मतलब ऐसी शक्ति जिसपे किसी भी तरह से कोई लगाम नहीं। 14 जुलाई 1789 को युद्ध भीड़ ने बस्तिल के किलों को तोड़ डाला और राजनीतिक कैदियों को वहां से रिहा करवा लिया। मतलब लोगों ने उस पर धावा बोला और जेल को तोड़ा, वहां से जितने भी कैदी थे सारे कैदी को वहां से छुड़वा के लाए। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या कहते हैं। पहले हम राजनीतिक देखेंगे, फिर मैं 2 सामाजिक देखेंगे, फिर दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों क्या था इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। चलिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांस की एक पूर्व राजशाही अधिकतर से तय समानती समाज था। वर्साय के शाह महल में बिरबान सम्राट शानदार तरीके से रहते थे। फ्रांस में वित्त व्यवस्था की विकट स्थिति में थी। फ्रांस में शामिल हुए कई युद्ध के बाद खजाना व्यवहारिक रूप से खाली हो गया। लड़ाई जब होता है ना मेरे बेटे, युद्ध जब होता है ना, खजाना खाली हो जाता है, ठीक है सर। राजा लुई 16वें ने राजनीतिक और वित्तीय संकटों के माध्यम से फ्रांस का मार्गदर्शन करने में असमर्थ थे। रानी मैरी एंटो ने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी को जनता ने पैसे से दूर करने के लिए दोषी ठहराया गया और अपना प्रशासन भरकश निरकुश था। सामाजिक कारण यह था मेरे दोस्त कि फ्रांस के सामाजिक परिस्थितियों से राजनीतिक संगठन की तरह से संकटपूर्ण थी। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों या संप्रदाय में विभाजित था। पादरी, अभिजात वर्ग और जिसको विशेष अधिकार प्राप्त था। पता है हिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी है, पर मोहब्बत से प्यार से पढ़ोगे ना, एक एक चीज आपका समझ में आने का भाई, समझेगा चलेगा भाई। वर्ग ने क्रमशः पहली संपत्ति की दूसरी संपत्ति बनाई, ठीक है। 2 संप्रदायों ने सरकार के अधीन कई विशेष अधिकार प्राप्त किए और कराधान में बोझ उतारा। विज्ञापन क्या था? बड़प्पन ने फ्रांसीसी महत्वपूर्ण पदों पर एकाधिकार कर लिया और विलायती का जीवन व्यतीत कर लिया। तीसरी संपत्ति आम लोगों के लिए थे। मध्य वर्गों के लोग किसान के कारीगर, श्रमिक को खेतिहर मजदूर थे, ठीक है। यहाँ तक कि अमीर मध्य वर्ग में व्यापारी, कारखाने और मालिकों आदि से मिलकर इस श्रेणियों में आते थे, मतलब ये इसके अंदर में इंक्लूड किए जाते थे। कराधान का पूरा बोझ तीसरी संपत्ति में पड़ गया, लेकिन इस करदाताओं के पास कई राजनीतिक अधिकार नहीं था। कारीगरों ने किसानों और काम करने वाले को हालत दंडनीय थी और किसानों को लंबे समय तक काम करना पड़ा। क्राउन को पादरी और बड़प्पन को अलग करने का करों का भुगतान करना पड़ा। इन सभी को करों का भुगतान करने के बाद उनके पास खुद को खिलाने के लिए मुश्किल से पैसे बचे थे, मतलब उनके पास पैसे बहुत कम थे मेरे बेटे। मध्य वर्ग ने भारी कर चुकाने पर अभिजात वर्गों को उच्च पादरी द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध किया। मजदूर, किसान और मध्य वर्ग
जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से पीड़ित थे, वे सभी के सभी बदलाव चाहते थे। जैसे आप भी बहुत सी चीज़ों से जब परेशान हो जाते हो मेरे बेटे, तो आप भी चाहते हो कि इसका बदलाव हो, क्योंकि बदलाव ही उसका जरिया है। जब कोई इंसान किसी से परेशान हो जाता है, उसको बदलाव करने की जरूरत होता है। ठीक है बेटा, इसीलिए कहते हैं बेटा, शैतानी करने से कुछ ना हो बे, ठीक है, कुछ ना हो बे, इज्जत से पढ़ लेगा, लाइफ में कुछ बन जाएगा। पढ़ाई है, पढ़ाई उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो लताड़े जाएगा। पढ़ाई उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो लताड़े जाएगा। अब देख लो, दहाड़ना है या लताड़ खाना है, वो आपके हाथ। चलिए, दार्शनिक का प्रभाव। ब्लेडफेयर, रूसो और मेंटोने जैसे फ्रांसीसी दार्शनिक ने स्वतंत्रता और समानता क्रांति के विचार वाले लोगों ने प्रेरित किया। मैत्रेय राजाओं ने दैनिक अधिकार के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया और शक्तियों का अलग करने का आग्रह किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा संप्रभुता सत्ता लोकप्रिय इच्छा शक्ति। अमेरिकी की क्रांति का प्रभाव पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद युद्धों में अमेरिकी की सफलता ने फ्रांसीसी लोगों के अभिजात वर्ग, पादरी और राज्य द्वारा अनेक शोषण के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, मतलब उसको आगे बढ़ाया गया था। सामाजिक कारण के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे मेरे बेटे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ चैप्टर बहुत प्यारा है, मोहब्बत से पढ़ोगे एक एक ही समझ में आएगा। थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बेटा रिवीजन क्लास है, आपको पता है कि 2 दिन में सभी चीज़ों को कवर करना है। जब आपकी नॉर्मल जो क्लास चलेगी पेपर के बाद, पूरी 9 की फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, सामाजिक वर्गों को बांटा होना, सामाजिक विभेद होना, मध्य वर्गों का उदय होना, मतलब जो मध्य वर्ग था उसका उदय हुआ। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानताएं थी। मैटलिन के अनुसार 1789 क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रतीक। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के समाज अत्यधिक असमानता व्यापक थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। विशेष अधिकार वाले वर्ग कुलीन लोग पादरी थे। आयोग शासन क्या था? लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वां और लुई 16वां दोनों पूर्णतः आयोग थे। लुई 15 केवल कमजोरी नहीं बल्कि विलायसी और फ्रांस अपने हितों के प्रति लापरवाह सिद्ध हुआ था। शासन काल में वर्सराय विलासिता और प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। इसके उत्तराधिकारी लुई 16वें के शासन काल में स्थिति और भी बिगड़ गई। मतलब लुई जो 16 था उसके शासन काल में जो वहाँ की स्थिति था बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उनमें ना तो स्वयं का निर्णय लेने की क्षमता थी और ना ही किसी दूसरे को सलाह समझ सकते थे। मतलब मेरे दोस्त, वो ना ही दूसरे का निर्णय, मतलब उनके किसी भी चीज को निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो चुकी थी और ना ही वो दूसरों को सलाह को समझ पाते थे। फलतः लुई 15वें लुई 16वें की लापरवाही का योग था कारण फ्रांस का प्रशासन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। निरंकुश राजतंत्र जो अभी तक फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था मुख्य विशेषताएं थी, अब वो बदलती हुई परिस्थितियों में अभिशाप बन गई। मतलब यहाँ पे बदलना मेरे दोस्त शुरू हो गई। तत्कालीन क्या था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति मुख्य कारण द्वितीय तृतीय लोगों का था। मतलब आप सभी को पता है कि तीनों स्टेट के लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था। पहले वाले सबसे ज्यादा बोझ जो होती थी वो तीसरे वाले पे होता था। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने निरंकुश राजा थे, मतलब उनके ऊपर कोई शासन या भाई चलने दे, अपना मन के राजा था। और एक आयोग शासक भी थे, वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते थे और हमेशा भोग विलास कर लिप्त रहते थे। देखिए सर, हर इंसान अगर हमेशा अगर अपना दिमाग यूज करता है ना, हमेशा जरूरी नहीं कि वो सही है। कभी कि अपने से बड़े बुजुर्ग से भी अपने राय सलाह लेना चाहिए था। इसीलिए आपकी जो मम्मी कहती है ना, आपके हित के लिए कहती है। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई करो और माँ बाप की बात मान। राज्य का अमीर वर्ग अनेक आर्थिक विशेष अधिकारों से युक्त था और फ्रांस के अधिक से अधिक भूमि और स्वामी था जो कर नहीं देना पड़ता था। मतलब कर के मतलब क्या होता है? टैक्स। दूसरी ओर 80% अधिक ग्रामीण जनता थी जिसके अपनी आय का 80% भाग चर्च आप दे दीजिए ना पानी। तो 80% भाग चर्च और समानताओं को देना पड़ता था। थोड़ा सा क्लास में डेकोरम बना के रखेंगे बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन, हम लोग क्लास में ही पढ़ा रहे हैं तो दोनों बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, आप लोग ही पढ़ रहे हैं, तो बेहतर होगा आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें यार।
बाकी बच्चे का भी भला हो जाएगा। लगभग 12 अलग लिबरे का कर्ज था, खाली राजकोष था, और जीविका संकट में थी, कर व्यवस्था था। सुधारकों और विचारकों का प्रभाव क्या था? रूसो, मिराबो और आबेसिया, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे पूछ लेते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को अंजाम अच्छे से दे सकें। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रथम, ठीक है, मैं से देखो, प्रथम कौन थे? चर्च के पादरी थे। दूसरे कौन थे? कुलीन वर्ग वाले थे। तीसरा व्यापारी, व्यवसायी और कर्मचारी, कारीगर, भूमिहीन और मजदूर। लगभग 60% जमीन किसके पास था? कुलीन के पास। तीसरे अमीर हुआ करते थे। दो तरह, टाइट और टाइट। टाइट ये होता था जो चर्च के लिए टैक्स वसूला जाता था। किसके लिए? चर्च। और टाइट ये होता था जो कि टैक्स के लिए सरकार वसूलती। तो ये ध्यान गया, पेपर में कल आएगा, टाइट छपेगा। टाइट और टाइट क्या होता है? प्रथम 2 स्टेट पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों का जन्म कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से छूटा। मतलब जो प्रथम और दूसरे में जो पैदा हुए थे उनको विशेष अधिकार का छूट मिलता था। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय वाले देते थे। मतलब जितने भी टैक्स हुआ करता था, कौन देता था मेरे बेटे? सिर्फ थर्ड सेक्टर वाले देते। बहुत प्यारा चैप्टर है, मोहब्बत से पढ़ेंगे समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, आप प्यार से करेंगे ना बहुत अच्छे समझेगा। मोहब्बत एक ऐसी चीज है ना, अच्छे को झुका देती है। पर मोहब्बत बुक से लगाओ। देखो, किताब से दिल लगाओगे, दिल भी नहीं टूटेगा और बढ़ के इंसान भी बन जाओगे। फ्रांसीसी क्रांति से आर्थिक कारण, निर्वात संकट क्या था? फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में मांग काफी तेजी से बढ़ गया था। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत तेजी से बढ़ गई। भाई मतलब पाव रोटी बोले तो ब्रेड, ठीक है। अधिकतर कामगार कारखानों को मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। जो काम करते थे उनकी मजदूरी कौन तय करता था? मालिक। लेकिन वो मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी जो मजदूरी था, जैसे महंगाई बढ़ा था उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ा। इसके फलस्वरूप अमीर गरीब के बीच खाई पैदा हो गया। अमीर अमीर होता रह गया और गरीब। स्थिति तब तक बदतर हो जाती जब सूखे या ओले प्रकोप पैदावार गिर जाती। इससे रोटी का संकट पैदा हो जाता था और जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस काफी आम था। इस खदानों में कमी या जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण थे। मध्य वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। जन्म आधारित विशेष अधिकार प्रश्न था, मतलब जो जन्म से विशेष अधिकार मिला था उन लोगों ने इस पे क्या होना, क्वेश्चन उठाने लगा, प्रश्न करने लगे। मिडिल मध्य वर्ग, 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय, जिसे मध्य वर्ग मिडिल कहा गया। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों को अंत तक विकल्प की, जिसने ऊनी या रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कर बल संपत्ति अर्जित किया। मतलब बल देकर संपत्ति मतलब अर्जित करने। इसे अभी पढ़े लिखे होते। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। आई एग्री विथ यू, समाज के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, ये उनका मानना था। तो मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक इसको रीड करिए। और आप क्वेश्चन करते समय हर चीज को ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो पेपर मेरे बेटे बहुत इजी आता है, बातें नहीं। समझ में आ रहा है ना गुरु? चलो, मशीन में अगर तेल नहीं डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो हम लोग का पेट्रोल ही तो पानी है। चलो मेरे बेटे, लुई 16 के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त।
1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, मतलब बैठा। वह फ्रांस के पूर्वी राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी से एथवन से हुआ था। राज्यारोहण के समय काफी राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो गया था। पूर्ववर्ती राजाओं की शौन शौकत की फिजूली खर्च हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी सहायता का करना, जनसंख्या बढ़ना भी एक जीवन संग्राम। हम दो हमारे दो बहुत अच्छा, दो बच्चे सबसे अच्छे, हम दो हमारे गिनो देश के लिए भी खतरनाक होते चले जाते। क्रांति की शुरुआत लुई सम्राट 16 ने 5 मई 1789 को नए करों का प्रस्ताव अनुमोदन किया, जिसको स्टेट जनरल की बैठक उसने बुलाई थी। किसान, औरत और कारीगरों पर सभा प्रवेश वर्जित था। लगभग 40,000 पात्रों में उनके माध्यम शिकायत और मांगों की सूची बनाई, जिसमें उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग एक मत देने का अधिकार था, मतलब मत होता है वोट। क्या था बेटा? वोट। जिस वक्त नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरे फ्रांस आंदोलित हो गया। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई और पाव रोटी की कीमतों में आसमान छू गई, मतलब पाव रोटी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई। बेकरी मालिक की स्थिति फायदा उठाते जमाखोरी करने लगे थे, मतलब फायदा जमाखोरी मतलब गलत तरीके से पैसे कमाना। बेकरी की दुकानों पर घंटे इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ दुकान पर दवा बोल दिया, मतलब बेकरी दुकान पे पाव रोटी के लिए, ब्रेड के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। इसकी वजह से औरत जितनी थी उन सभी लोगों ने गुस्सा कर दुकान पे धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया। भीड़ ने 14 जुलाई को बस्तिल पर दावा बोलकर नस्ते नबूद मतलब खत्म कर दिया। देहाती इलाकों में गांव या अफवाह फैल गई। जागीरों में मालिकों ने भीड़ पर लुटेरों को बुलाया, क्योंकि पक्की फसलों को तबाह करने में निकल पड़े थे। कई जिलों में डर कर आतंक होकर किसानों ने कुदाल और ग्रामीण किसानों पर आक्रमण कर दिया। अन्न लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत से तो अपनी पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली, मतलब वो लोग भागे और अपने पड़ोसी देश में जाके उन लोगों ने शरण ले ली। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र 20 जून 1789 को वे लोग वसराय के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी देखिए ये क्वेश्चन में आएगा कि वो कब इकट्ठा हुए थे, उनके क्या कारण थे, उन्होंने क्या किया था। अपनी विदेशी प्रजा की शक्तियों को अनुमान करके लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यताएं दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों का कर्तव्य बंधन वाली सीमांती उन्मूलन का आदेश पारित किया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का नींव डाला गया, मतलब संवैधानिक राजतंत्र। भारत कब राजतंत्र हुआ था, गणतंत्र हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था? 1751 में नेशनल असेंबली ने संविधान का मकसद मसौदा तैयार किया, कुछ मुख्य राजाओं के द्वारा और मंत्रियों की शक्तियों को सीमित करना था। वे शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अलग अलग संस्थाओं को सौंप दी गई। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोला जाता है, जो लॉ को बनाता है। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है। न्यायपालिका को जुडिशियरी बोला जाता है, जो न्याय दिलाता है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है। समझ में आ रहा हो? छोटा बोलो, स्लो बोलो, स्लो। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय उन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं के बांटा जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया, जो नए संविधान के अनुसार था। इसमें क्या था मेरे बेटे? देखेंगे, इसमें यह था कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक एक्टिव को दिया जाएगा। वो पुरुष थे जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिनों की मजदूरी के बराबर कर, मतलब जितना कमाते हैं उनका 3 दिन के बराबर टैक्स पे करेंगे। जो महिलाओं का अन्य पुरुषों को निकासित नागरिक कहा गया। जो महिलाएं थी उनको अनएक्टिव में बोला गया। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को विभाजित और हस्तांतरित मतलब बंटवारा कर दिया गया। राजनीतिक प्रतीकों के मायने में 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे।
महत्वपूर्ण विचारों का प्रयास करने छिपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृत्य के प्रतीकों के प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई जंजीर, ये दासों के बांधने की जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी को आजादी का प्रतीक था। छड़ खुले रहने, छोरों का गट्टर गट्टर अकेली छड़ों का गट्टर, अकेली छड़ों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्टे को नहीं तोड़ा। एकता बल, इसका मतलब ये था एकता बल है। अब मान लो अकेला कोई लड़ेगा तो उसको मार दिया, पूरी गैंग बन के आती, गन बन के आती है। एक कहावत सुना ना कि एक बूढ़े के 4 बच्चे, चारों को बुलाया, बोला चारों अलग होना चाहते हो? हाँ। चारों को एक एक लकड़ी दिया, चारों ने आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ दिया। एक ने क्या किया, फिर चारों लकड़ी को एक साथ बांधा, बोला आप तोड़ के दिखाओ। चारों में से कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने क्या बोला कि भैया एकता, एकता क्या है? बल का प्रतीक होता है। एकता क्या होता है? बल का प्रतीक। त्रिभुज के अंदर की रोशनी बिखरती आंखें, स्वदेशी आंख का ज्ञान प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूप से अंधेरे को मिटा देती है। मतलब अज्ञान, मतलब ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अंधेरा आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे बेटे, पढ़ लोगे ना, जिंदगी उजाला बन लेगा। अगर अभी अभी तुम लोग अभी के समय कष्ट कर लो, बाहर ग्रेजुएशन तक मन से पढ़ लो, कोई भी दिक्कत नहीं हो, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। अगर लेकिन ग्रेजुएशन तक ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, पूरी जिंदगी रहोगे। क्या करोगे? राजतंत्र शाही सत्ता का प्रतीक होता था। आगे देखो ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा पढ़ के। आतंक का राज 1793 से 1700 आतंक का राज युग कहा गया। इसमें समय रेबोस्पियर के नियंत्रण का दंड सख्त नीति अपनाई थी। इस नीति के गणतंत्र जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम सहमत नहीं है, सभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। एक क्रांति न्यायालय का द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि वह दोषी पाते हैं तो गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर को कलम कर दिया जाएगा, मतलब सर तन से जुदा हो जाएगा। गाना सुने हो ना? किसान को अपने अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने का वादा किया गया। रेबेस्पियर अपनी नीतियों के सख्ती को लागू किया और अपने समर्थन को वितरित करने लगे। अंत में 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और उसे खुद फांसी दे दिया गया। मतलब कहावत है, जैसा करोगे बेटा वैसा पाओगे। सास भी बहुत ही, ससुर भी दामाद था। सबको दिखता है, ऊपर वाला सब देखता है, कैमरा सबको दिखता है। ये रहा कैमरा, देख रहा हूँ। इज्जत राज थोड़ी आती है। टेंशन मतलब क्लास खत्म होने पहले मैं टेस्ट लूंगा, सबसे पूछूंगा, फिर घर भेजूंगा। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन 2 खम्भों के बीच को लटकने वाला एक मशीन था जिसपे अपराधी को सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया। मतलब सर तन से जुदा करने वाला मशीन गिलोटिन नहीं बनाता, उसका नाम भी गिलोटिन ही रख दिया गया। डिक्टेटरी शासित क्या था? रेस्पेक्ट पतन के बाद फ्रांस शासन का मध्य वर्ग संपन्न लोगों के पास आ गया। फ्रांस की उन्होंने 5 सदस्यों वाली टीम को कार्यपालिका डिटेक्टिव को नियुक्त किया जो फ्रांस को शासन देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषद में उनके हितों में टकराव होता रहता था। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। 1799 में डिक्टेटरी को खत्म करके 1804 में फ्रांस का राजा बन गया, मतलब वो सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने नेपोलियन भी कहा जाता है, फ्रांसीसी सेना के नेता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने देशवासियों द्वारा निवासित होने पर कई यूरोप गठबंधनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्हें नेतृत्व फ्रेंच समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी का आकार दिया। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में कौसिंग में हुआ था। नेपोलियन की हथियार, तकनीक, युद्ध रणनीति का उपयोग करने का कई क्षमता का मिलन नहीं हुआ। 1 महीने से उन्हें नेता और रैंकों के माध्यम से 25 साल की उम्र में फ्रांसीसी सेना का एक सामान्य बनने के लिए गुलाब। 1797 में मिस्र जीतने के लिए
अन्य स्वर्ण अभियान का नेपोलियन की बीमारी के कारण काफी नुकसान हुआ। जहां उनकी सेना तीनों भाषाओं में की शिलालेख के साथ पत्थर की पट्टियां श्वेत स्टोनों मिली, जिसने विद्वानों को प्राचीन मिस्री हायरोग्लिफिन को समझने में सक्षम बना दिया। 1804 में नेपोलियन ने खुद फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उन्होंने पड़ोसी यूरोप देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने के उन राज्यों का निर्माण निर्धारित किया जहां पर उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को रखा। उन्होंने यूरोप के आधुनिकीकरण के रूप में भूमिका देखी। अतः 1815 में वाटरलू पराजित हुआ। क्या महिलाएं क्रांति में हुई थी? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? चलिए, महिलाएं शुरू में से ही फ्रांसीसी समाज के आम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। ज्यादातर महिलाएं के पास पढ़ाई लिखाई का मौके नहीं थे। वे केवल कुलीन और लड़कियों अथवा अधिक धनी परिवार की लड़कियों के पास थे। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था। खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों को देख रेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती थी। मतलब पुरुष के मुकाबले उनकी प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हुए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। फ्रांसीसी सरकार ने नेपोलियन के जीवन को सुधार वाले कानून, जो कि सरकारी विद्यालय स्थापना की, सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षित अनिवार्य बना दिया। अपने पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकेगी, कलाकार बन सकती है, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती है। मताधिकार के समान वेतन महिलाओं का आंदोलन अलग ही सदी में अनेक देश चलाता रहा। 1946 में फ्रांस की महिलाओं मताधिकार हासिल हुआ, मतलब वो भी वोट देंगी। दास, अब देखिए यहाँ पे दास हो गया। आप देखते हैं कितना बच गया। खत्म ही कर देते हैं ना, थोड़ा सा तो बच गया है। आधे घंटे में चैप्टर स्वाहा। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह में अफ्रीका तक जहाज ले जाते थे, जहां स्थानीय सरदारों को दास खरीदते थे। दासों का अधिकार डालकर अटलांटिक महासागर पे उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। वर्दों में नन्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के लिए कारणी समेत नगर बन गया। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई, लेकिन 1794 में कन्वेंशन फ्रांसीसी निमज में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। यह कानून छोटी सी अवधि तक लागू हुआ। 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास का पुनः शुरू कर दिया। क्रांति का रोजाना जिंदगी। 1789 के बाद फ्रांस की पुरुषों, महिलाओं में बच्चों के जीवन अनेक प्रकार परिवर्तन हुए। क्रांति सरकार का कानून बनाकर राजतंत्रों को समानता आदर्शों की जिंदगी उतारने में प्रयास किया। फ्रांस की अखबारों में, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों बाहर आ गई, जहाँ वो तेजी से देहात की तरफ। अब देखो बेटा, इसका एक पार्ट देखिए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस ये रहा आपका इसी में आंसर। तो ये चीज थोड़ा सा गौर से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को रोक के पढ़ लेंगे। ये रहा क्वेश्चन आंसर। बड़े नहीं, उसको पूरा अच्छे से समझाया गया है। उसके बारे में क्या देख रहे हैं, ठीक है सर। ऑफलाइन वाले बच्चों ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। बस आप समझ गए होंगे तो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि बेटा पेपर में यहीं से छपेगा। बस आप भरोसा करें, हम आपके साथ रहेंगे। आपके नए आए चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं, आपको फाइनल तक लेके जाएंगे।
9वीं 10वीं की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और जो चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में बेटा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।